ठीक है, अब लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं मेटल्स का, विच इज रिएक्शन विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है पर ऐसा कुछ है नहीं। बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इस अच्छे नाम से दिया हुआ है। अब कैसे मैं बोल रही हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने पढ़ रखा है रिएक्टिविटी सीरीज। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि अगर कोई हाईली रिएक्टिव मेटल का सॉल्ट रहता है और वो दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो पहले वाले को डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह ले लेता है। तो क्या होगा, मेटल ए प्लस मेटल बी का कोई सॉल्ट, तो मेटल बी सॉल्ट तो क्या देगा ये अगर मेटल बी, इफ मेटल बी इज मोर रिएक्टिव देन मेटल ए, तो इफ मेटल बी इज मोर रिएक्टिव देन मेटल ए तो क्या होगा, नो रिएक्शन। क्योंकि मेटल ए कम रिएक्टिव है मेटल बी से तो वो मेटल बी की जगह नहीं ले सकता है। पर अगर ये हुआ वाइस वर्सा, दैट इज मेटल ए प्लस मेटल बी का कोई सॉल्ट, और इस केस में अगर मेटल ए ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, मेटल ए का सॉल्ट, मेटल ए सॉल्ट प्लस मेटल बी अलग। तो दो केस क्या हुआ, इस केस में क्या था, B इज मोर रिएक्टिव, तो क्या हुआ, नो रिएक्शन। और इस केस में क्या था, A इज मोर रिएक्टिव, तो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। मेटल A ने मेटल B को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमने पहले भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किया हुआ है, विच इज तो Fe प्लस CuSO4 गिव्स, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है Cu से, रिएक्टिविटी सीरीज से ये हमें ऑलरेडी पता है। तो ये क्या देगा, FeSO4 प्लस C। ठीक है, अब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि CuSO4 पेल ब्लू कलर का होता है, तो जब ये आयरन के साथ रिएक्ट करता है और FeSO4 बनाता है तो वो पेल ग्रीन कलर का चेंज हो जाता है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल बना देता है, और ये था ब्लू विट्रियोल जो आयरन के साथ रिएक्ट किया तो वो बना दिया ग्रीन विट्रियोल। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज, जो हमने चैप्टर 1 में ही कर रखा है। तो आप लोग दोबारा से जाएंगे, वही वीडियो देखेंगे। मैं फिर से यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज नहीं बता रही, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। तो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स देखते हैं। तो ये टॉपिक समझने से पहले हम सबको पता है कि कोई भी मेटल या नॉन मेटल, कोई भी एलिमेंट हमेशा अपने स्टेबल स्टेट में रहना चाहता है। इट वांट्स टू एग्जिस्ट इन इट्स स्टेबल स्टेट। अब स्टेबल स्टेट से क्या मतलब, कि वो अपने ऑक्टेट में पूरा रहना चाहता है। ऑक्टेट क्या होता है कि उसका 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन, जो उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा कि 8 ही रहे, या 8 नहीं तो 6 ही रहे। उसका जो पूरा लास्ट शेल है वो पूरा फिल्ड रहे, ठीक है, उसको स्टेबल होना है। तो अब इन ऑर्डर टू मेक इट सेल्फ स्टेबल, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स है उसको दे देता है, कंप्लीटली दे देता है किसी और को, या किसी और से कंप्लीटली ले लेता है ताकि वो स्टेबल हो जाए। मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में जब ऐसा होता है, दोनों जब पूरा दे देते हैं या पूरा ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बनाते हैं वो लोग, और उस बॉन्ड को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। तो एक मेटल लेते हैं, Na ले लिया हमने। मैंने बोला कि ये सबको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर आगे बढ़ना है।
तो देखते हैं कि Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब Na का एटॉमिक नंबर है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,8, 10 ही हुआ तो (1). ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लेते हैं एक नॉन मेटल, तो Cl। Cl का एटॉमिक नंबर क्या होता है, Cl का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 7। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो दोनों ही स्टेबल नहीं है। इसके पास 1 है और इसको 7 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। इसके पास 7 है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो अब आप ही सोचिए कि क्या ज्यादा इजी होगा। अब Na और 7 इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा तो उसको कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इससे बेटर Na ने सोचा कि नहीं, मैं अच्छा बनूंगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूंगा क्लोरीन को। तो उसने सोचा कि अब वो ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को दे देगा। तब क्लोरीन के पास क्या आ गया, Na का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब क्या हो गया, क्लोरीन स्टेबल हो गया। तब ऐसा जब होता है कि मेटल दे दिया नॉन मेटल को एक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू फॉर्म अ बॉन्ड, तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और जब Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो Na क्या हो जाता है, Na+। उसने दे दिया, वो अच्छा है तो वो हो गया प्लस, और Cl ने ले लिया तो Cl हो गया माइनस। ठीक है, और दोनों मिलकर जो सॉल्ट जो बनाएंगे वो हो जाएगा Na+, Ca-, यानी कि NaCl का सॉल्ट बना देंगे साथ में। अब ये जो मैंने आपको समझाया, ये समझाने का आपको मार्क्स तो मिलेगा नहीं बोर्ड में आपको आपको मिलेगा प्रोसेस लिखने का और टेक्निकल लैंग्वेज में लिखने का मार्क्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग डील किसके साथ कर रहे हैं, वैलेंस शेल के साथ। वैलेंस शेल क्या होता है, कोई भी एलिमेंट का जो आखिरी शेल होता है उसको हम लोग वैलेंस शेल बोलते हैं, और उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी एलिमेंट उसका आखिरी शेल, उसको क्या बोलेंगे, वैलेंस शेल, और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तब उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ हम शो करते हैं प्रोसेस में, जब हम आयनिक बॉन्डिंग शो कर रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग Na के केस में अगर देखें तो Na के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि लास्ट शेल यही, और उस लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। Cl के केस में देखते हैं तो Cl का लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तब इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से शो करते हैं। ठीक है, तब Na के लिए लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो Na के पास हमने बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन, जिसको हमने डॉट से दिखा दिया। ठीक है, प्लस किसके साथ हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं, Cl के साथ, तो Cl ले लिया, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। अब हम लोग दोबारा Cl के इलेक्ट्रॉन्स को भी डॉट से नहीं दिखाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हम लोग यूज करेंगे क्रॉस, और Cl के इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे। तो क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पता है कि Na अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दे देगा Cl को, तो दिखा देते हैं कि अपना इकलौता इलेक्ट्रॉन उसने दे दिया Cl को। ठीक है, तब इसके आगे क्या हो जाएगा, Na के पास कुछ नहीं बचेगा, प्लस Cl के पास आ जाएगा 1 डॉट और बाकी 7 क्रॉस। Cl क्या हो गया, स्टेबल। तब इसको हम लोग क्या लिखते हैं एंड में, Na+, क्योंकि Na हो गया एक कैटायन, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसने अपना 1 दे दिया, और ब्रैकेट में आ गया Cl और बन गया NaCl। ये हुआ एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच का रिएक्शन। क्या बनाया, आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाया। तो Cl क्या हो जाएगा, माइनस, तो इस माइनस को भी भूलना नहीं है। पहला सॉल्ट हमने देखा NaCl का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाए। तो हमने लिया MgCl2। ठीक है, अब मैंने बोला कि हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के साथ डील करेंगे, तो हमें फिर से चाहिए दोनों का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Mg का एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है 12। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2, 8, 2। ठीक है, और ये 2 होगा, सिर्फ उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल
वैलेंस शेल, उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना 2। अब Cl का हमने लास्ट टाइम भी लिखा था, तो Cl का होता है 17, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 287, लेकिन यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन के एटम है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसा है। अब Mg को दिखाते हैं, तो Mg के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2, सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को दिखा रहे हैं तो यहाँ पे 2 है, प्लस 2 Cl है हमारे पास, तो 2 Cl को अलग अलग हमें दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक Cl लेते हैं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 7, तो 1 2 3 4 5 6 और इधर एक 7। और यहाँ पे दिखाते हैं एक और Cl को, जिसके पास फिर से कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दोनों के साथ साथ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट किए। अब Mg दे देगा अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो भी स्टेबल हो जाए और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाए। तब क्या बन जाएगा, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो वो बन जाएगा Mg2+, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, डबल प्लस हो गया वो 2+, बहुत अच्छा हो गया। और क्या मिलेगा Cl, तो Cl माइनस MgCl2 और ऊपर माइनस, क्योंकि दोनों क्लोरीन का हर एक इलेक्ट्रॉन एक एक ले रहा है, तो इसीलिए एक ही माइनस लगेगा, और 2 क्लोरीन का है इसलिए नीचे 2। अब ये तो मैंने आपको इजीली बता दिया कि MgCl2 का सॉल्ट लेना था, तो इसलिए मैंने 2 क्लोरीन ले लिए। पर क्वेश्चन में ऐसा आएगा नहीं, क्वेश्चन में दिया रहेगा रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि 2 क्लोरीन हमें लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक और इलेक्ट्रॉन उसके पास बच जाएगा, तो फिर वो क्या करेगा, इसीलिए हम लोग एक और क्लोरीन को लेकर आते हैं, ताकि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले ले और वो बनाए MgCl2। तो हम लोग को लास्ट स्टेप से ये कंक्लूजन देना है कि वो MgCl2 का सॉल्ट बनाएगा। तो कंक्लूजन से हम लोग क्वेश्चन में जो आएंगे, क्वेश्चन से कंक्लूजन में आएंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को भी पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो आते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड नाम क्यों होता है, क्योंकि Na और Cl के बीच में जो बॉन्डिंग हुआ उसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, उसके बाद वो किस में चेंज हो जाते हैं, आयंस में चेंज हो जाते हैं, Na+ और Cl- में। तो आयंस का फॉर्मेशन हुआ आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है तो इन दोनों के बीच में जो वो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एंड दिस फोर्स, जिस फोर्स से ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके वजह से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड इसका नाम पड़ा, ठीक है। तब क्योंकि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, इसलिए इसका फिजिकल नेचर मोस्टली क्या होता है, सॉलिड। फिजिकल नेचर इज मोस्टली सॉलिड, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, हमें पता है। और बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत पास वो लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा खींचेंगे। मेल्टिंग एंड तो अब अगेन नेक्स्ट है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें फिर से सेम चीज, हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब, कि कौन ज्यादा इजीली मेल्ट हो जा रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा अच्छा है तो उसको इस पॉइंट तक ले जाना कि वो फोर्स टूट जाए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हमें, इसलिए ये लोग का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉन्ड का नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड्स का, जो कंपाउंड्स बनाते हैं ये ऐसा बॉन्डिंग, उनको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। उन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो दे आर ऑल सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल है। नॉर्मली आप देख लेंगे NaCl कॉमन सॉल्ट वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन इन अदर लिक्विड्स लाइक अल्कोहल, केरोसिन में ये इनसॉल्यूबल होते हैं। तो सोल्यूबल इन वाटर, इनसॉल्यूबल इन अल्कोहल, केरोसिन,
या आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखूंगी बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आता है, विच इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, आयंस का फ्लो होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना जरूरी है। तो अब क्या होता है कि जब ये कंपाउंड्स सॉलिड फॉर्म में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, लेकिन जब ये मोल्टेन फॉर्म में होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, क्योंकि आयंस या इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस होता है। फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड आयंस या इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करते हैं तब। तो क्वेश्चन क्या आता है कि सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में आयंस और इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस नहीं समझ आता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच जगह नहीं होती। और मोल्टन फॉर्म में क्या होता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, और उस इलेक्ट्रॉन और आयन की वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लिखिएगा अपने वर्ड्स में और नोट सेंड कीजिएगा। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे मेटलर्जी टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।